नमस्ते पवन जी। नमस्ते पवन। नमस्ते। अ, ये इस बार मिलने का एक आशय मेरा ये था कि अभी पिछले महीने ही देहरादून में पवन जी ने चंद्रचूड़ घोष और अनुज धर को आमंत्रित किया था और उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर अपना एक प्रेजेंटेशन दिया। बाद में पवन जी के साथ एक अलग से एक इंटरव्यू भी किया। वो इंटरव्यू 3 पार्ट में और यूट्यूब पे रिलीज़ भी किया गया है। द पैम्फलेट नाम का चैनल है, उसने रिलीज़ किया है ये। ये एक तरह का सेकंड इंटरैक्शन था इस तरह का। इससे पहले पवन जी ने प्रोफ़ेसर देसी राजू जो आईआईसी बैंगलोर में बड़े साइंटिस्ट हैं, केमिस्ट्री के बैकग्राउंड के हैं, उनको इनवाइट किया था और उनकी एक किताब उन्होंने लिखी थी रिसेंटली भारत दैट इज़ इंडिया 2.0 और वो किताब कुछ चर्चा में भी रही है। काफ़ी लोगों ने देसी राजू जी के साथ इस पे बातचीत की है। तो पवन जी ने भी देहरादून में बुलाया था उनको और उनसे भी एक चर्चा रही, उनका भी एक तरह का प्रेज़ेंटेशन रहा। तो मुझे ये ज़रूरत लगी कि आप और हम मिलें और थोड़ा इस पे रिफ्लेक्शन करें। एक तो ये जो पर्टिकुलर प्रेज़ेंटेशन हुआ अनुज धर और चंद्रचूड़ घोष द्वारा, थोड़ा-सा इस पे हम रिफ्लेक्शन करें। वो क्या कह रहे हैं? उनकी बात में क्या बात है जो इम्पोर्टेंट बात है, पकड़ने लायक बात है? किस बात पे उन्होंने इशारा किया है, जो कि अब तक शायद मिसिंग थी वो बात पब्लिक डिस्कोर्स में? एक तो थोड़ा उस पे हम चर्चा रिफ्लेक्शन करें और फिर ये जो एक हम लोग सिलसिला शुरू कर रहे हैं, है ना? अपने यहाँ लोगों को आमंत्रित करना, उनसे बात करना, उनको एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करना, इसका क्या इम्पैक्ट हमको हम चाह रहे हैं, हमको लगता है हो जाएगा, होना चाहिए। तो दोनों बातों पे रिफ्लेक्शन करने के लिए ये मैंने अ आमंत्रित किया है पवन जी को भी और पवन को भी। तो इस पे शुरू करते हैं। शुरुआत में चंद्रचूड़ घोष और अनुज धर पे करते हैं। तो पवन जी आपकी इनसे लंबी बात हुई, प्रेज़ेंटेशन भी इनका हुआ, आपकी अलग से भी बात हुई। ये लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में ऐसा क्या कह रहे हैं जो आपको लगता है इम्पोर्टेंट बात है? अब ये तो सबका अपना-अपना परसेप्शन होगा, अपने-अपने इस बारे में विचार होंगे। तो मेरे लिए इंटरेस्टिंग सबसे ज़्यादा ये है कि अ, जो एक इमेज हमारी अपने विगत के बारे में बनी हुई है, भारत के विगत के बारे में और हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को लेके एक तस्वीर बनी हुई है। उसमें नेताजी के बारे में भी एक तस्वीर बनी हुई है और कांग्रेस के विभिन्न नेता गांधी, नेहरू वगैरह-वगैरह सबके बारे में एक इमेज बनी हुई है। तो उसमें मुझे लगता है कि नेताजी का जो कैरेक्टर है, वो इंटरेस्टिंग तो बहुत है ही क्योंकि मतलब मेरे लिए ये बहुत ही इमेजिन करना भी मुश्किल होता है कि 70-80 साल पहले एक आदमी जबकि आज की सुविधाएं नहीं है, उसकी कोई मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं है, वो आदमी देश के बाहर इस तरह के जेल एक तरह की जेल से भाग जाता है सक्सेसफुली और भाग करके वो विदेश की भूमि पे जा करके एक पूरी की पूरी फौज खड़ा कर देता है और उसमें अपने शत्रुओं को वो कन्विंस कर पाता है कि भारतीय सैनिकों को छोड़ दिया जाए और इस आदमी का कोई उस तरह का बैकग्राउंड नहीं है और ये कोई मतलब इसको कैसे लोग सीरियसली ले लिए होंगे और इसने उनको कैसे कन्विंस किया होगा और आर्मी के खड़ा कर देना कोई मामूली बात नहीं होती है, उसमें पैसे की जरूरत होती है, स्थान की जरूरत होती है और फिर वो जो सैनिक होते हैं वो लोगों को उसमें अफसर लोग भी हैं, उसमें सिर्फ पैदल सैनिक नहीं है, वो लोग नेताजी को अपना नेता मान लें, उस वो स्वीकार्यता जो आदमी की मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं है, मेरे लिए ये सब इमेजिन करना ही बहुत मुश्किल है। ये दुस्साहस ही नहीं है पर इसमें बहुत तरह की एक एबिलिटी भी है, दुस्साहस तो है ही
नेताजी एक रोमांटिसिज्म उनमें दिखता है, रोमांच उसमें उनमें दिखता है, लेकिन साथ साथ एक गजब की कैपेबिलिटी होगी टू कन्विंस पीपल, टू मोटिवेट पीपल, लीडरशिप की गजब की क्वालिटी होगी, जिसके प्रति हम लोगों को, मुझे लगता है, ध्यान देने की जरूरत है इस देश में, जो हम इन चीजों को शायद बहुत ध्यान दिया नहीं है। दूसरा, कि भारत को आजादी कैसे मिली, तो ऑफ कोर्स उसमें कांग्रेस के रोल को हमने सबने पढ़ा है और हम सब उसको जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते कि यहाँ पे भारत की सेना में विद्रोह होने लगे थे। विद्रोह के स्वर ही नहीं, विद्रोह होने लगे, नेवी में, एयरफोर्स में विद्रोह होने लगे थे। और ये भी बहुत लोगों को पता नहीं है कि अंग्रेज सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से घबराते थे 1857 से लेकर के, सिर्फ 1857 में नहीं, 1857, उसके पहले 1824 में बैरकपुर में, बंगाल में, तो वो जिस चीज से वो सबसे ज्यादा घबराते थे वो थे सिपाही विद्रोह। और ये आंदोलन से उतना नहीं घबराते थे जितना सिपाही विद्रोह से घबराते थे, क्योंकि वो काबिज ही हिंदुस्तान पे सेना के बल पे कर रखा था। तो ये जब यहाँ पे होने लगा विद्रोह, और वो नेताजी की वजह से, आईएनए की वजह से, उसके बारे में तो बहुत कम लोगों को मालूम है। और उससे कितना ये घबराए होंगे, मतलब ये साइकोलॉजिकली भी देखना पड़ेगा कि अंग्रेजों की साइकोलॉजी क्या है। जो जीत और हार आज की दुनिया में, पॉलिटिकल दुनिया में होती है, वो एक तरह का साइकोलॉजिकल गेम है। सामरिक तो है ही, इकोनॉमिक तो है ही, पर साइकोलॉजिकल भी है। और ये साइकोलॉजिकली अंग्रेज कैसे उसको देख रहे हैं उस विद्रोह को, और उससे उन पे क्या असर हो रहा है, इस चीज को हमने बहुत ध्यान नहीं दिया है। तो मेरे लिए ये सब चीजें इंपॉर्टेंट थी। और फिर इनका काम के प्रति मेरा सम्मान है, क्योंकि ये दोनों लोगों ने, अनुज धर जी ने और चंद्रचूड़ घोष ने, मतलब 20 साल लगाया यार इस काम में। और मतलब इसमें कहीं से इनको सहयोग नहीं मिला, सरकारों से सहयोग नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। अपने बूते पे ये काम करना, इसका तो सम्मान होना ही चाहिए। और फिर उन्होंने, जब मैं उनका 2-3 प्रेजेंटेशन देखा, मैंने कानपुर में आईआईटी में एक प्रेजेंटेशन था, उसको मैंने यूट्यूब पे देखा, तो मुझे वो पूरे 1-1.5 घंटे के प्रेजेंटेशन में, एक तो रिसर्च जो इन्होंने किया, उसमें जो दिक्कतें आई, जो किया, वो तो एक तरफ है, तो ठीक है, परंतु उसमें बहुत सारी नुआंसेस, बहुत सारी महीन बातें भी मुझे सुनाई दी। जैसे नेताजी का पंडित नेहरू के बारे में वो क्या बोलते हैं, या गांधी जी के बारे में वो क्या बोलते हैं। जैसे अभी तक मेरे दिमाग में एक ही छवि थी कि नेताजी was the first man to address महात्मा गांधी as father of the nation in his public address रेडियो पे, जो उनका पहला एड्रेस था सिंगापुर से, उसमें उन्होंने पहली बार गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन कह के संबोधित किया। ये बहुत लोग जानते हैं। एक पिक्चर बनी थी, श्याम बेनेगल ने बनाई थी शायद, बोस करके। उस पिक्चर में एक सीन है कि जब नेताजी जर्मनी से जापान जा रहे हैं, तो पनडुब्बी से जब निकलते हैं, तो जो पनडुब्बी का जो कप्तान है उसका हाथ मिलाते हैं, और हाथ मिला के बोलते हैं, नाउ आई विल सी यू इन द लैंड ऑफ गांधी। तो ये दो चीज मेरे दिमाग में रही, एक तरफ नेताजी ने एड्रेस किया फादर ऑफ द नेशन, दूसरी तरफ की आई विल सी यू इन द लैंड ऑफ गांधी। ये मतलब ये रह गया। तो मैं तो ये मानता था कि ये मतलब गांधी के प्रति उनका एक तरह का बहुत बड़ा सम्मान था, बढ़िया बात है। लेकिन अब इनके काम से ये भी पता चला कि एक जगह नेताजी कहते हैं कि ही इज अ सैंक्टिमोनियस हिपोक्रेट, गांधी जी के लिए। मैं सही गलत के चक्कर में नहीं पड़ रहा हूं, मतलब ये बात उन्होंने ठीक कही या गलत कही, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ वो गांधी को कहते हैं फादर ऑफ द नेशन, दूसरी तरफ वही आदमी ये बात भी कह गया कि इज अ सैंक्टिमोनियस हिपोक्रेट। ये एक तरह से कॉन्फ्लिक्टिंग बातें हैं, बट मैं ये मानता हूं कि आज का हमारा जो दिमाग है, ये दिमाग कॉन्फ्लिक्ट को पचा नहीं पाता।
मतलब वो बाइनरीज में सोचने का इतना अभ्यस्त हो गया और इतना मस्त हो जाता है उसमें कि हर समय आइदर क्लीन उसको एक चीज चाहिए हो, चाहे उसमें कितनी ही गलती हो। और जो ट्रुथ होता है, जो सत्य होता है, वो कभी भी इतना साफ सपाट उस सेंस में नहीं होता। ये जो जो हमारी जो ट्रांजिएंट दुनिया है, कम से कम उसमें जो सत्य है वो ग्रे है, और जो एटर्नल दुनिया है उसमें सत्य बहुत सीधा सपाट है, लेकिन वो भी यू मेनी टाइम्स यू अराइव इट थ्रू पैराडॉक्सेस, थ्रू कॉन्फ्लिक्ट्स, थ्रू कॉन्ट्रडिक्शंस मेनी टाइम्स, बिकॉज उसी में उसका उसकी वो प्रोसेस है। तो मुझे ये इस तरह की चीजें मुझे लगा कि लोगों के सामने लानी चाहिए, और ये मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात लगी थी। जी, बिल्कुल। बल्कि मुझे भी ये बहुत इम्पोर्टेंट लगता है कि हालाँकि ये बात बिल्कुल सही है कि हिंदुस्तान की आज़ादी में जो नॉन वायलेंट मूवमेंट था गांधी जी द्वारा, उसकी एक अहम भूमिका थी। लेकिन ये भी सही है कि इसके अलावा भी और एफ़र्ट्स रहे और जैसे आपने कहा कि अंग्रेज़ शायद सबसे ज़्यादा घबराता था सिपाही विद्रोह से। सिपाही विद्रोह की आशंका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा अंग्रेज़ों के यहाँ से जाने के लिए, Yes. है ना? वो उतना ही इम्पोर्टेंट रहा जितना गांधी जी का नॉन वायलेंट मूवमेंट रहा। ये बात भी कहीं न कहीं हमारे हिस्टोरिकल नैरेटिव में ये बात छुप जाती है या ये मिस मिस हो जाती है। अम, चले गए क्या पवन जी? पवन जी आप हैं वहाँ पे? तो जैसा कि मैं हाँ, कह रहा था कि बस। गांधी जी का सत्याग्रह और नॉन वायलेंट मूवमेंट तो इम्पोर्टेंट था ही, लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट शायद था ये डर कि सिपाही विद्रोह होगा और इसके आसार अंग्रेज़ों को दिखते थे। जिसमें एक बहुत बड़ा रोल नेताजी और जो इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए इसका जाता ही है। इसमें ये भी हमको सोचना चाहिए कि अंग्रेज़ों का जो यहाँ पे शासन था वो बहुत ब्रूटल था, मतलब फिज़िकल वायलेंस भी बहुत थी। कई बार ऐसा लगता है जैसे जो एटनबरो की जो गांधी फ़िल्म है, उसमें गांधी को दिखाया तो है, अच्छा दिखाया है, लेकिन वो देख के ये इंप्रेशन भी आता है कि अंग्रेज़ लोग ही बहुत सभ्य लोग थे, है ना? और उस जैसे ये हम लोग सुनते थे कि अगर यहाँ अंग्रेज़ नहीं होते, फ्रांसीसी होते, तो क्या होता, है ना? जैसे कि फ्रांसीसी बहुत ज़्यादा या क्रूर है, अंग्रेज़ सभ्य है। तो ये ऐसा भी नहीं है ना? अंग्रेज़ भी उतना ही क्रूर था और उतना ही फिज़िकली ब्रूटल था, जितना कोई और कॉलोनियल पावर था। और जब हम नेताजी और इनकी बातें करते हैं, सिपाही विद्रोह की बातें करते हैं, तो ये सारी बातें है ना सतह पे आने लगती हैं, जो कि मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है। दिस इज़ नॉट टू पिच नेताजी अगेंस्ट महात्मा गांधी, नॉट टू फॉल इन दैट बाइनरी, या बट दिस इज़ टू एनरिच द कॉन्टेक्स्ट बेटर। खैर पवन आपको इस पे क्या क्या कहना है? आपने भी नेताजी के बारे में कुछ पढ़ा है, थोड़ा अपनी बात बताइए। आपने आपने इन दोनों को भी अनुज धर को भी और चंद्रचूड़ घोष को भी थोड़ा बहुत फ़ॉलो किया है। थोड़ा आप अपना रिफ्लेक्शन दीजिए। देखिए, नेताजी का जो चरित्र है वो बड़ा जटिल है, तो बहुत आसान नहीं है। जैसे कि एक डायमेंशन उनका आध्यात्मिकता वाला भी है। बचपन से ही वो पहले भी घर से भागे थे, हिमालय जाना है, और तंत्र साधना वो करते थे। तो ऐसा एक एक आध्यात्मिक बैकग्राउंड भी उनका रहा है। अब लेकिन भाई तात्कालिक रूप से देश को आजादी भी दिलानी है, उसके प्रति भी जिम्मेदारी है, तो वो काम को जो है उन्होंने प्राथमिकता दी। लेकिन वो साधना का जो पथ था उसको छोड़ा नहीं उन्होंने। अब 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 इस चीज को जरा गुमनामी बाबा से जोड़ के देखते हैं, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसपे कि चंद्रचूड़ घोष और अनुज धर जी ने काम किया। तो एक तो ये है, थ्योरी बहुत टाइम तक चलती रही कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो विमान दुर्घटना में मर गए थे, और ऑफिशियल रिकॉर्ड में तो अभी भी इसी की बात की जाती है। फिर उसके बाद अब कुछ तो ऐसा रहा ही होगा कि लोगों को लगा कि वो नहीं मरे थे, तो इसकी जांच होनी चाहिए थी। इस पे अलग अलग सरकारों ने कई बार इसके लिए कमेटी बनाई, इसकी जांच के लिए। तो जो मतलब एक जो कमेटी बनी थी बीच में, उसका निष्कर्ष ये था कि
उस विमान दुर्घटना में नेताजी तो नहीं मरे थे, और ये मतलब पर्याप्त प्रमाण है इस चीज के। अब उसके बाद क्या हुआ था वो उनको बहुत स्पष्ट नहीं है, पर इस चीज को उन्होंने पूरी तरह से स्थापित किया कि हाँ ऐसा जो है वो उसमें दुर्घटना में नहीं हुए थे। अब यहाँ पे चंद्रचूड़ घोष और ये अनुधर का काम आता है। तो इन्होंने जो पिछले 20-25 सालों में जो रिसर्च की, और उस रिसर्च को लगभग हमने पढ़ा और इनके बहुत से इंटरव्यूज भी देखे, और उससे मतलब काफी हद तक ये बात सिद्ध होती है कि गुमनामी बाबा ही जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। और अब इस क्लेम को ये लोग मतलब पब्लिकली भी बोलने लगे हैं। तो अब उसमें कुछ बातें हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उसमें एक तो ये है कि नेताजी उस दुर्घटना से वो तो से उनका कोई लेना ही देना नहीं था, क्योंकि उस दिन वो प्लेन क्रैश ही नहीं हुआ था। तो अब उसके बाद समहाउ वो विदेश में गए और कुछ समय तक रूस में रहे। रूस में वहां पे स्टालिन के साथ इनके अच्छे संबंध थे, और वो इनको बहुत ही एक वीआईपी गेस्ट की तरह वो रखे हुए था। पर इनका भी था कि उस समय तक देश आजाद हो चुका था, और जो भी आजादी का जो मूवमेंट था वो तो खत्म हो गया था। अब बाकी का जीवन ये चाहते थे कि हम अपने देश में बिताएं, और उसके बाद उनका जो पुराना साधना का जो बैकग्राउंड था, अब उसको वो फुल टाइम करने के लिए उनका संकल्प हुआ, और उसके लिए उनको ऐसा लगा कि भारत की भूमि जो है वही ठीक है, और वहीं पे जो है शरीर भी त्याग करेंगे। तो ऑल्दो स्टालिन ने इनको काफी रोका और बोला भी कि भाई वहां पे आपको दिक्कत हो सकती है, पर फिर भी ये वहां से निकल के और गुमनाम तरीके से नेपाल के रास्ते जो है भारत में एंटर किए। अब क्या है कि नेपाल में इनको एक व्यक्ति मिले, एक मिश्रा जी करके थे, वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे और उनका बहुत सम्मान था, और वो संघ से भी जो है एक जुड़े हुए थे, प्रमुख व्यक्ति थे। उनसे इनका संपर्क होता है, और फिर जो है मिश्रा जी की एक विधवा बेटी है और एक नाती है। तो वो अपनी बेटी को बोलते हैं कि अब से तुम अपना पूरा जीवन जो है इनके गुमनामी बाबा की देखभाल, इनकी सेवा में जो है अर्पित करो। और उस महिला का नाम सरस्वती देवी था। तो उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया, और फिर उसके बाद से लेके जब तक गुमनामी बाबा तक जीवित थे उनकी भरपूर सेवा उन्होंने की, देखभाल किया। और जो है गुमनामी बाबा भी उनका इतना सम्मान करते थे कि जगदम्बा कह के बुलाते थे उनको। तो खैर, अब फिर उसके बाद तो जब नेपाल से ये गुमनामी बाबा भारत में एंटर हुए, तो वो सरस्वती देवी और उनका एक 8-9 साल का बच्चा, ये तीनों लोग वहां से फिर अयोध्या आ गए। और फिर उसके बाद जो है अपना ये अपने तरीके से रहे, और सुविधाएं कुछ थी नहीं, तो कई तरह की दिक्कतें इन्होंने जो है फेस की। मतलब उसमें एक तो वो जो बच्चा उस समय जो था 8-9 साल का, अभी तो वो एक बुजुर्ग हो गया, और वो सरस्वती देवी तो रही नहीं, पर उनका भी इन्होंने बड़े डिटेल में विस्तार में जो है इंटरव्यू किया है, और उसमें वो बहुत सारी जो बचपन से लेकर उन्होंने जो घटनाएं देखी उसके बारे में वो बताते हैं। तो कुछ घटनाएं तो बड़ी मार्मिक भी हैं। जैसे वो बताते हैं कि कई बार ऐसा होता था कि हम लोग, एक मंदिर था पुराना शिव जी का, और उसी में जो है रहते थे, और खाने के लिए कुछ नहीं, तो कभी जो है 1-2 आलू मिल गए तो भाई उसी को उबाल के 3 लोग खा लिए। तो मतलब इस तरह की भी दिक्कतें रही। फिर एक समय ऐसा आया कि कुछ लोगों को पता लगने लगा कि ये नेताजी हैं, और उसमें एक व्यक्ति थे संपूर्णानंद जी, जो कि उस समय मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। वो आए, इनसे मिले, और फिर उनके बाद इन लोगों की बड़ी अच्छी जो है दोस्ती हो गई। और फिर कुछ जो है वो मतलब उस समय के जो राजनैतिक समस्याएं होती थी वो नेताजी से डिस्कस करते थे और बताते थे, उनसे सलाह लेते थे। उसमें एक इम्पॉर्टेंट घटना यह है कि एक बार नेताजी ने इनको बुलाया, संपूर्णानंद जी को,
और इनको बोले कि लखनऊ में कोई जगह बताई जहां पे कि अभी भी जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई है, और बोले कि भाई उस जगह पे वहां पे वो मूर्ति क्यों है अभी तक जो है। अच्छा, और संपूर्णानंद जी को इसका पता नहीं था, तो बोले कि ऐसा हमको कुछ ज्यादा पता तो नहीं है, पर लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो होगा ही। तो फिर ये बोले कि जो है उसको हटवाओ, तो फिर संपूर्णानंद जी बोले कि वो हट जाएंगी, और फिर उन्होंने उसको हटवा दिया। हाँ, नहीं, और ये तो हाँ, छोटी बात है। लखनऊ में एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, KGMC, किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज। हम्म, मतलब मूर्ति तो है ही, लेकिन एक मेडिकल कॉलेज भी किंग जॉर्ज के नाम से चल रहा है। तो इससे तो मतलब बहुत है। हाँ, और अभी अब देखने हम इसलिए इस घटना का जिक्र इसलिए किए क्योंकि अभी यही काम, चलो मूर्ति तो जो हट गई थी जो राजपथ पे, लेकिन अभी मोदी जी ने वहां पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई और उसका जो है नाम बदल दिया, जो है कर्तव्य पथ कर दिया। तो एक घटना, और गुमनामी बाबा ने संपूर्णानंद जी के माध्यम से जो काम करवाया था, उसके बीच की साम्यता को भी देखना चाहिए। हाँ, उस पे मैं अभी आता हूँ लौट के। उससे पहले एक चीज मैं और पवन जी से पूछ लूँ। पवन जी, ये जो अनुजधर और चंद्रचूड़ घोष ने जो ये रिसर्च करी है ना, और ये गुमनामी बाबा को स्थापित करने की चेष्टा करी है, और उसके जरिए दोबारा नेताजी पर विमर्श खड़ा किया है, तो एक बहुत सिंपल सवाल ये बनता ही है कि भाई आज़ादी के बाद हमारे अपने ही लोगों ने नेताजी को भुलाया या तिरस्कृत तिरस्कृत क्यों किया? जो जो एस्टैब्लिशमेंट है आज़ाद हिंदुस्तान की, है ना? अ, ऐसा शायद किसी और बड़े नेता के प्रति नहीं हुआ। मतलब जैसे डिफरेंसेस तो गांधी में, अम्बेडकर में, दोनों में थे, लेकिन अम्बेडकर को भी स्थापित किया है, गांधी को भी किया है, नेहरू को भी किया है। ये आज़ाद हिंदुस्तान में ये नेताजी के प्रति तिरस्कार क्यों हुआ एस्टैब्लिशमेंट में? ये पवन जी। मैं अपनी बात इसमें रख सकता हूँ, थोड़ा आंसर लंबा हो जाएगा, हाँ, बताइए। लेकिन मेरा तो ये पक्का मत है, और ये मैं कई बार पहले बोल चुका हूँ, इसलिए थोड़ा रेपिटेशन होगा, बट बैकग्राउंड देना जरूरी है इसलिए बोलता हूँ। और तुम लोगों ने ये बात सुनी है मेरे मुंह से कि मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट भारत के आजादी के बाद भारत जिस दिशा में गया है उसकी बैकग्राउंड कहाँ से है, तो वो मैं तो ये मानता हूँ कि आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे जो विदेशी आते थे 16वीं शताब्दी से भारत में, और जो उन्होंने, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो क्रिश्चियन मिशनरीज आते थे उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑर्डिनरी ट्रैवलर्स की बात कर रहा हूँ जो क्यूरियोसिटी लेके आते थे। ये क्यूरियोसिटी कि ये देश क्या है, क्योंकि उनको कुछ चीजें पता थी कि भाई इधर बहुत अच्छी स्टील बनती है, यहाँ बहुत अच्छा कपड़ा फैब्रिक बनता है, कॉटन बनता है, सिल्क बनता है। यहाँ के उत्पादन के बारे में उनको पता है, बहुत बड़ा उत्पादन है, बहुत फाइन उत्पादन है। दूसरी तरफ उनको यहाँ की ज्ञान परंपराओं के बारे में पता है, यहाँ के गणित के बारे में पता है, कॉस्मोलॉजी के बारे में पता है, ज्योतिष के बारे में पता है, व्याकरण के बारे में पता है, वेदों के बारे में भी पता है। ये सब चीजों में कुछ यहाँ पे ज्ञान की एक बड़ी मतलब समृद्ध परंपरा है, इसके बारे में उनको पता है, डिटेल नहीं पता है। और वो इस क्यूरियोसिटी से आते हैं कि ये कौन सा देश है, देखें वहां जाके। और जब ये यहाँ आते हैं तो इनको समझ में नहीं आता ये देश, इनको बहुत कुछ दिखाई देता है। जैसे इनको तमाम तरह के ऐसे जगह दिखाई देते हैं जहां पे चोरी नहीं हो रही है, और वो डंडे के वजह से चोरी नहीं हो रही है ऐसा नहीं है, किसी के डर की वजह से चोरी नहीं हो रही है ऐसा नहीं है। लोग एक मतलब पटना हाई बाद की बात है, लेकिन उदाहरण के लिए बता रहा हूं, पटना हाईकोर्ट का अंग्रेज जज बोलता है ये देश कैसा है कि यहाँ पे गीता और कुरान पे शपथ लेने के बाद आदमी फांसी पे लटक जाएगा पर झूठ नहीं बोलेगा। तो ये किसी का डर नहीं है। मतलब एक तो होता है आप चोरी नहीं करते, आप झूठ नहीं बोलते क्योंकि आपको डर है किसी का, शासन का या किसी का। ये बिना डर के ये सब चीजें हो रही हैं, ये इनको समझ में नहीं आता। फिर इनको ये नहीं समझ में आता कि यहाँ का जो तथाकथित बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी कौन होता है, तो पैसे से बड़ा है या फिर वो ज्ञान से बड़ा है। ये दो ही केंद्र होते हैं ना सत्ता के। तो ये दोनों तरह के लोग, चाहे वो पंडित हो चाहे वो राजा हो,
ये दोनों का रहन सहन आम आदमी के रहन सहन से मिलता जुलता है। जैसे जमीन पे सोना, जैसे पाँव में जूते चप्पल नहीं पहनना, जैसे कमर के ऊपर कोई कपड़ा नहीं होना, नंगे बदन रहना, और अय्याशी नहीं है। यहाँ के बड़े लोगों में अय्याशी नहीं है। जब ये यूरोप के बड़े लोगों से उसको कंपेयर करता है तो इसको समझ में नहीं आता, क्योंकि यूरोप का बड़ा आदमी, चाहे वो पैसे से बड़ा हो या वो आर्टिस्ट हो या वो कोई साइंटिस्ट हो, वहां का बड़ा आदमी जो है वो बूट पहनता है। वो लिखते हैं भाई, वो तो बूट पहनता है, साधारण आदमी तो सैंडल पहनता है। वो जरूरत से ज्यादा कपड़े पहनता है, साधारण आदमी कपड़े पहनता है सर्दी से बचने के लिए, लेकिन जो बड़ा आदमी है वो जरूरत से ज्यादा कपड़े, ये उनके शब्द हैं, जरूरत से ज्यादा कपड़े पहनता है। बड़ा आदमी बग्गी में चलता है, कॉमन आदमी पैदल चलता है। इस तरह के बहुत सारे डिफरेंसेस वो गिनाते हैं, वो इधर नहीं दिखाई देते उनको। तो एक परसेप्शन बड़ी चीज होती है, उसके परसेप्शन में ये बैठता नहीं है। दूसरी तरफ उसको यहाँ की समृद्धि दिखाई दे रही है, प्रोडक्शन की समृद्धि, फाइनरी इन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ की स्टील, स्टेनलेस स्टील की स्टील बनती है, जिसके राजा लोगों की तलवार होती है। ऑर्डिनरी सिपाही की तलवार तो लोहे की होती है, लेकिन राजा की तलवार स्टील की होती है और वो यहाँ बनती है। मतलब ये अशोक की लाट दिखती है उनको। तो मैं ये कह रहा हूं कि संक्षेप में कि यहाँ बहुत, उनको एक तरफ तो ये दिखाई देता है कि ये बहुत ही समृद्ध देश है, कई तरह से समृद्ध है, एक खाली प्रोडक्शन के मामले में नहीं, ज्ञान की परंपराओं के मामले में भी। और दूसरी तरफ उनको रहन सहन के मामले में इधर ऊंच नीच का ज्यादा फर्क नहीं दिखाई देता। तो दे आर नॉट एबल टू फाइंड कि इसका सोर्स क्या है। भारत का ये कोई झूठ नहीं बोल रहा, इसका सोर्स क्या है, कोई चोरी नहीं कर रहा है, इसका सोर्स क्या है, ये उनको पकड़ में नहीं आता है। क्योंकि उनके यहाँ पावर प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द यूरोपियन सोसाइटी। इंडिया में वो पावर उस सेंस में रोल नहीं प्ले कर रहा है, इट इज सामाजिक व्यवस्थाएं रोल प्ले कर रही हैं, यहाँ की मान्यताएं रोल प्ले कर रही हैं, पर दे आर नॉट एबल टू ग्रैपल विथ इट। ऐसा मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, ये कोई उन्होंने लिखा हो ऐसा नहीं है, ये मेरा अपनी धर्मपाल जी के साथ भी कुछ समझ में आया और फिर मैंने ये मेरे को ये समझ बनी। एंड दिस इज, दे अंडरस्टैंड कि ये सोसाइटी में बहुत दम है। जो सोसाइटी झूठ नहीं बोलती, जो सोसाइटी चोरी नहीं करती अपने आप, उसमें दम तो होगा ही। तो ये दम तो बहुत है। अब यूरोप का पूरी मॉडर्निटी, पूरी आधुनिकता खड़ी है लालच पे, भय पे, इंडिविजुअलिज्म पे। मैं उसकी बहुत व्याख्या हो सकती है, हम अभी उसमें नहीं जाते। अब उनको, और ये इससे वो, इसके बूते वो पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं। पहले उन्होंने हथियार के बल पे राज किया कॉलोनियल टाइम्स में। जब कॉलोनियल टाइम का समय चला गया, मतलब 40 के दशक में मान लो जाने लगा वो, जब यूरोप से ताकत ट्रांसफर हो रही है अमेरिका की तरफ, तो उन्होंने ये जो सत्ता का जो तरीका था, यानी हथियार के बल पे सत्ता चलाना दूसरे देशों पे, उसको उन्होंने बदल करके इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। इंस्टीट्यूशन और सिस्टम से हम दुनिया का नियंत्रण करेंगे। तो इंस्टीट्यूशंस में उन्होंने ये सारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस खड़ी की, यूएन हो, WHO हो, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, इत्यादि इत्यादि। दूसरी तरफ उन्होंने सिस्टम्स बनाए जिसमें कि आज पूरी दुनिया, मतलब जिसमें मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम इज वन ऑफ दो सिस्टम्स, जिसमें ये फ्रेंचाइज, आप वोट देते हैं और आपको वोट का अधिकार मिलता है और उससे एक सरकार बनती है और फिर वो सरकार फिर अलग अलग सिस्टम्स बनाती है और उससे ये चलता है। उसमें अगर आप देखेंगे तो बेसिक उसके फंडामेंटल में इंडिविजुअलिज्म है, वोटिंग का राइट है इंडिविजुअल को। तो उसमें फैमिली करके कोई चीज नहीं है, उसमें समाज करके कोई चीज नहीं है। तो आपने फैमिली और समाज को दरकिनार कर करके आपने इंडिविजुअल को स्थापित कर दिया, और उसकी इंडिविजुअल को मैनिपुलेट करना इज इजियर देन मैनिपुलेटिंग अ होल समाज। ये आपने कर दिया। और इसके लिए फिर बाद में आप देखिए, इसी की कंटिन्यूटी में, बहुत संक्षेप में बोल रहा हूं, इसी की कंटिन्यूटी में नॉलेज क्रिएशन की बात होने लगी।
मतलब मैं ये ध्यान से अगर अपने सोचें, अपने दृष्टि से, भारतीय दृष्टि से, ज्ञान का क्रिएशन नहीं होता है। ज्ञान आपको दिखाई देता है। ज्ञान तो है, यू रियलाइज इट, आप उसको अनुभव करते हैं, आप उसको रियलाइज करते हैं। ज्ञान का क्रिएशन थोड़ी ना होता है, ज्ञान तो ऑलरेडी है। ये लोग ज्ञान को क्रिएट करने वाले लोग हैं। ज्ञान को क्रिएट करने का बेसिकली है आइडियोलॉजी को क्रिएट करो और विचार को क्रिएट करो, ये है ज्ञान का क्रिएशन। तो ये इसकी रिपोजिटरी उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज में लगा दी। हार्वर्ड है, एमआईटी है, येल है, प्रिंसटन है, कोलंबिया है, यहाँ पे ज्ञान का क्रिएशन होगा। फिर उन्होंने ये जो अवार्ड्स की जो इंस्टीट्यूशन, नोबेल प्राइज से लेके मैगसेसे तक, पुलिट्जर, बुकर्स इत्यादि इत्यादि, ये सारा एक जाल कर दिया। उससे आपको क्रेडिबिलिटी देने लगे कि भाई इसको प्राइज मिला है तो ये कुछ आदमी होगा गजब का। अब उसकी बात लोग सुनने लगे। सो यू सी, अल्टीमेटली इट इज मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिविजुअल माइंड, यू नो। अल्टीमेटली दे रियलाइज, पहले तो इंडिविजुअलिज्म को स्थापित किया, फिर इंडिविजुअल माइंड को कैसे मैनिपुलेट करना है थ्रू दीज वेरियस टेक्निक्स, थ्रू दीज वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स, ये इन्होंने काम किया है। मैं मतलब ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग इन, मतलब जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, नोइंग, और मेरा ये थोड़ा सेल्फ कॉन्शियस हो रहा हूँ कि शायद मैं बहुत लंबा नहीं खींचूं, और शायद ये बातें मैंने पहले बोली हैं इसलिए। तो ये हुआ। नाउ एट द सेम टाइम आप ये वेस्ट को मामूली मत समझिए। इन द सेंस, मेरा ये पक्का विश्वास है कि जो सामने के सत्ता के जो प्रतिनिधि दिखाई देते हैं, प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स, वो इम्पोर्टेंट नहीं होते वेस्ट में। वेस्ट में उसके पीछे जो शक्तियां होती हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट को चलाती हैं, जो शायद अननोन फेसेस हैं, फेसलेस है ऑलमोस्ट, वो लोग चलाते हैं वेस्ट को। और उसमें उन लोगों में ये समझ रही है कि हिंदुस्तान में वो पोटेंशियल है कि वेस्ट के पूरे पैराडाइम को चुनौती दे सके। वो पैराडाइम जो इंडिविजुअलिज्म पे खड़ा है, वो पैराडाइम जो ग्रीड और फियर पे बेस्ड है, वो पैराडाइम जो मैनिपुलेशन और नियंत्रण में विश्वास रखता है और दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है। तो ये उनके सेल्फ इंटरेस्ट में नहीं है कि कहीं से कोई चुनौती आए। कम्युनिज्म इज नॉट अ चुनौती। कम्युनिज्म को उन्होंने पचा लिया है। ये बात ध्यान में रखिए कि रूस के विघटन के बाद अच्छी तरह, और पहले भी, उनमें समझौता है, क्योंकि दोनों ही मटीरियलिस्टिक पैराडाइम है, वेदर इट इज कैपिटलिज्म और इट इज कम्युनिज्म, देयर एंटायर फोकस इज मटीरियलिस्टिक। तो उस सेंस में उन दोनों में एक साम्य है। और जब रूस का खत्म हो गया, तब तो इन्होंने पूरी तरह से उस पूरी आइडियोलॉजी को अपने में समाहित कर लिया, और उसका नया संस्करण को आज हम लोग लिबरलिज्म बोलते हैं, लिबरल पॉलिटिक्स बोलते हैं। इसको जरा ध्यान देने की जरूरत है। मैं बोल रहा हूं इसलिए मानने की जरूरत नहीं है, पर ध्यान देने की जरूरत है कि आज की लिबरल पॉलिटिक्स को न कैपिटलिज्म से प्रॉब्लम है, न कम्युनिज्म से प्रॉब्लम है। उसने बढ़िया एक खिचड़ी बनाई है जो दोनों को, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है। नाउ सो एक तरफ वेस्ट है, इन द सेंस दिस लिबरल वेस्ट, और दूसरी तरफ पोटेंशियली इंडिया में वो है, भारत में वो है जो इनको चुनौती दे सके। इसकी एक समझ, डीप समझ उनके एस्टैब्लिशमेंट में रही है। और वो समझ को 42 में रूजवेल्ट कहता है ब्रिटिश एम्बेसडर को कि मेक श्योर दैट इंडिया स्टेज इन द वेस्टर्न ऑर्बिट आफ्टर यू गिव इट इंडिपेंडेंस। ये बहुत पते की बात है। एंड आई थिंक अगर एक चीज को हमको समझ में आ जाए तो हमको सारी पॉलिटिक्स समझ में आएगी। व्हाई नेताजी वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू द वेस्ट, बिकॉज नेताजी, नॉट दैट ही इज लाइक महात्मा गांधी, इज नॉट, और ही इज लाइक श्री अरबिंदो, ही इज नॉट, नो, but he is very much anti-British and anti-West in a way. Anti-British तो certainly है, anti-American भी certainly है। शायद वो कम्युनिस्टों से थोड़े प्रभावित हैं, लेकिन
और वो ट्रू नेशनलिस्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। जो जो आज एक शब्द ऐसा हो गया जो गाली हो गया है, ये नेशनलिस्ट, पक्के नेशनलिस्ट है नेताजी, और इससे उनको भय लगता है, और उनको नेहरू अपने ही आदमी लगते हैं। नेहरू से वो उनकी कंफर्टेबिलिटी का कोई मतलब सानी नहीं है। दे आर कंप्लीटली कंफर्टेबल विद पंडित नेहरू, इवन दो पंडित नेहरू इज लेफ्ट ऑफ सेंटर। पंडित नेहरू इज अ मतलब वो पूंजीवादी नहीं है, वो he is veering towards the ideology of Soviet Union, but still West is very comfortable with him. I mean, he is very comfortable with people like Kennedy and Jacqueline Kennedy and of course Mountbatten, and I don't have to take the name of Edwina Mountbatten, but many others, he's very, very comfortable with them, both with the conservative right of England and the socialist side of England. He is very comfortable there. And they are very comfortable with him. So it is part of that Nehru becomes the Prime Minister of India. And then the way things unfold in India from 47 onwards till, I would say, very recently, ये एक ही तरह की दाएं बाएं थोड़ा बहुत होता रहा, पर बेसिकली उसी पैराडाइम में हम चलते रहे हैं। अभी भी कोई पैराडाइम शिफ्ट हो गया हो ऐसा मैं बिल्कुल दावा नहीं करता, लेकिन certain floodgates have opened from 2014. किसी के करने से हुआ है मैं ऐसा नहीं कह रहा, पर कुछ हुआ है, मैं उसको ठीक से आर्टिकुलेट नहीं कर पाता हूं, बट कुछ हुआ है। I sense it that there is something very, very deep which has happened from 2014 onwards, which has happened after maybe 1,000 years. That the ordinary Indian is feeling he's not able to articulate it, but there's a deep sense in the ordinary Indian that we can now breathe. We don't have to wear a mask. We can be ourselves. And I'm talking, when I say Indian, I'm talking particularly of the Indic tradition के जो लोग हैं, यानी सनातनी हिंदू, जैन, बौद्ध तो बहुत कम रह गए, और जो वैसे सिख हैं जो कि मॉडर्निटी के प्रभाव में से मुक्त हैं, वो भी। मैं ये मानता हूं ये लोगों को पहली बार ऐसा लग रहा है कि हम as if we can breathe. This is my feeling. हम इसको और इलैबोरेट कर सकते हैं, मैं भी नहीं करूंगा। ये हुआ है, और मैं मतलब this was one of my reasons for asking these two people to come. One of the reasons I wanted them to talk about this, that what has happened after 2014, जिसकी वजह से नेताजी is under the same canopy where once George V statue was there. ये आज तक क्यों नहीं हुआ? वो खाली क्यों था वो स्थान? मतलब बीजेपी ने खेल खेला, कांग्रेस ने क्यों नहीं खेला ये खेल? वो भी तो खेल सकती थी, उसने क्यों नहीं खेला? What stopped Congress from playing that game? Of course, BJP has politicized Netaji, but why did everyone politicize it? कौन नहीं करता है? उन्होंने क्यों नहीं किया? इन्होंने क्यों किया? ये क्या बात है? इसको एक्सप्लोर करना मैं चाहता था, ये बहुत नहीं हो पाया, लेकिन this is very important to understand this. इसमें right wrong नहीं लाना चाहिए हर जगह। ये जो मैं कहता हूं ना, पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिटिक्स, यही है पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिटिक्स, कि we need to understand what are those conditions which make certain things happen, which make certain things not happen. ये कंडीशनल क्या वो एनवायरनमेंट है, क्या वो कंडीशंस है, कौन सा वैसा वो चीजें हो जाती हैं जिसकी वजह से कुछ चीजें संभव हो जाती हैं। जैसे क्यों आज मुझे लग रहा है कि एक भारत का साधारण हिंदू, मैं ये मठों में बैठे हुए लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं साधारण हिंदू की बात कर रहा हूं, जो बेचारा पैसे वाला भी नहीं है, काम चलाऊ पैसे हैं,
रोजमर्रा की जिंदगी जीता है, पर गंगा में जाके नहाता है और जब गंगा से निकलता है बाहर तो उसको लगता है कि मैंने कुछ पुण्य का काम किया है, मेरे पाप शायद धुल गए हैं, मैं ज्यादा शुद्ध होके बाहर निकला हूं, ऐसा वो मानता है। मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो कोई एक दो नहीं है, करोड़ों की संख्या में है हमारे देश के लोग ऐसे, जो कुंभ के मेले में जाने में मानता है कि ये मेरे पुण्य का प्रताप है कि मैं कुंभ में जा पाया। मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसको आज जरा लग रहा है, मुझे लगता है कि यार ठीक, नहीं तो वो सहमा सहमा सा था, उसको प्रिटेंड करना पड़ता था, उसको आपकी हाँ में हाँ मिलाना पड़ता था। मॉडर्न लोगों की उनके सामने जरा सा आंख नीची करके या दाएं बाएं करके रहना पड़ता था। आई थिंक वो अब थोड़ा आंख में आंख मिलाने लायक हुआ है और ये बड़ी बात है। तो इस ये फिनोमेना को मैं नेताजी से जोड़ करके, और वो जो 42 को जो रूजवेल्ट ने कहा है कि भाई इंडिया शुड स्टे इन द वेस्टर्न ऑर्बिट, उससे जोड़ करके मैं ये चीज को मतलब एक्सप्लोर करना चाहता था, खोलना चाहता था, और इसलिए ये किया मैंने। जी, ये तो बहुत ज़रूरी है। बल्कि एक और बात पे मैं वापस आता हूँ। ये जो ये एक नरेशन बना हुआ है कि कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म कोई बहुत रियल फंडामेंटल डिवाइड है ना, ये नरेशन भी अपने आप में इस पे सवाल आना चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि सोवियत रूस के कोलैप्स के बाद one can clearly see a marriage between the two, and that is what this new या liberalism is. तो बट है ना, एक कॉमन डिस्कोर्स में है कि कैपिटलिस्ट हो या आप, या तो आप राइटिस्ट हो या आप लेफ्टिस्ट हो, नो, एंड देयर इज नो कॉमनैलिटी। ये एक बहुत ही फॉल्स बाइनरी। बल्कि मुझे याद आ रहा है प्रोफेसर पंकज का एक टॉक है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि भाई ये माओ जो है ये तो वेस्ट के द्वारा ही प्रोपोगेट किया हुआ है ना। जो जो माओइज्म जो चाइना में है वो कम्युनिस्ट ही, लेकिन वो वेस्ट ने ही उसको धक्का दिया है। इवन इंडिया में भी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, जो ये एम एन रॉय है, ये सब वेस्ट के ही या अंग्रेजों के एंकरेजमेंट से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी है अंग्रेज कैपिटलिस्ट, लेकिन उसी ने यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी क्रिएट करी है। तो एक तो ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि ये जो फॉल्स बाइनरी है, कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म, शायद यूरोप में होगा वो रियल। हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो वो बहुत सतही बाइनरी है ना, हम उसमें फंस जाते हैं। और फिर लास्ट में ये जो बात आप कह रहे हैं कि भाई व्हाट हैज हैपेंड कि 30-40 साल तक वो कैनोपी खाली थी एंड नोबडी कुड और नोबडी इमेजिन्ड दैट वन शुड हैव अ स्टैच्यू ऑफ नेताजी देयर, और वो अब संभव हुआ है। ये जो संभावना हुई है, दिस इज वर्थ पॉन्डरिंग अपॉन। आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, मैं ये एक और बात सूचना देना चाह रहा था कि ये जो हम लोग हर महीने एक टॉक कर रहे हैं, तो आपने जैसे शुरू में कहा कि देसी राजू साहब आए थे, उसके बाद चंद्रचूड़ घोष और अनुज दत्त, अब की बार जो कर रहे हैं 25 को क्रिसमस के दिन या उसके पहले दिन 24 या 25 को एक दिन करेंगे, वो हम डॉक्टर रजत मित्रा को बुला रहे हैं इस बार। डॉक्टर रजत मित्रा जो हैं ये साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने ट्रॉमा पे बहुत काम किया है। इन्होंने एक कश्मीर के ऊपर एक उपन्यास भी लिखा है जिसका नाम है इन्फिडल नेक्स्ट डोर। बट मैं जब इनको सुना तो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात इनकी लगी, ये ट्रांस जेनरेशनल ट्रॉमा की बात करते हैं कि ये जो भय का ट्रॉमा होता है या इनसिक्योरिटी का ट्रॉमा होता है या कोई भी इस तरह का ट्रॉमा होता है जो आपको एक तरह से घायल कर देता है मानसिक रूप से, आप डर जाते हैं, सहम जाते हैं, सदमा लगता है आपको। ये एक एक जनरेशन से दूसरी से तीसरी से चौथी पांचवी, ऐसे जनरेशन 10 जनरेशन चलता रहता है, 7-12 जनरेशन तक। और मैं ये मानता हूं और कि ये जो इस्लामिक युग में भारत के साथ हुआ, वो हम उस सदमे से अभी तक उबरे नहीं है। ये हमारे डीएनए में, हमारी साइकी में घुस गया। तो ये मैंने इसलिए इनको बुलाया है कि ये ट्रांसजेनरेशन जो ट्रॉमा है और उसकी क्या हीलिंग प्रोसेस क्या हो सकती है, एंड हाउ डज ही सी द प्रेजेंट टाइम्स, इस पे बात करने। आई थिंक इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग।
उसको भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, उनके साथ भी एक इंटरव्यू करेंगे। पर मुझे लगता है ये वाला, ही इज अ थिंकिंग मैन, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन। तो क्या नाम बताया आपने? डॉक्टर रजत मित्रा, इनका यूट्यूब पे है, आप देख सकते हो, डॉक्टर रजत मित्रा।